हेलो एवरीवन। फिजिक्स का क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं। पहली क्लास में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज सेकंड क्लास है, इसके बाद तीसरी क्लास और लेंगे जब हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी वाली जो क्लास है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर मैं एफओ की बात करूं तो भाई पिछली बार जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वो भी आपके उस वाली क्लास से बने थे, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आज की क्लास खास नहीं है। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई आज हम लोग फिश की लाइफ साइकिल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्ब्स में ब्रीडिंग वगैरह कैसे करते हैं कार्ब्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्ब्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए हमेशा रहता है, ठीक है। तो चलो आज का हम लोग सेशन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको दो टर्म जो है वो स्क्रीन में दिख रहे होंगे। एक टर्म है इटिएरोपेरस, दूसरा है सेमेलोपेरस। ज़्यादातर फिशेज अपनी लाइफ में कई बार रिप्रोड्यूस कर सकती है, हमारी ही तरह उन सब फिशेज को इटिएरोपेरस कहा जाता है, ठीक है। और कुछ फिश ऐसी होती है जो सिमेलोपेरस होंगी, लाइफ में बस एक बार रिप्रोड्यूस करेगी। और उसके बाद कई सारी फिश ऐसी भी होती हैं जो रिप्रोड्यूस करने के बाद जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो दो टर्म क्लियर होने चाहिए, इटिएरोपेरस क्या है और सिमेलोपेरस क्या होता है। अब भाई हम स्टार्ट करेंगे फिश की लाइफ साइकिल से। देखो लाइफ साइकिल पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम कार्ब्स का कल्टीवेशन पढ़ते हैं कि भाई कार्ब्स को ग्रो कैसे किया जाए, उनको कैसे रखा जाए, तो वहाँ पे एक फिश की लाइफ साइकिल पता होना जरूरी है कि भाई कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तभी चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई कौन सी स्टेज को किस तरीके से ग्रो करना है, ठीक है। तो फिश की लाइफ साइकिल में टोटल आपको देखने को मिलती हैं 6 स्टेजेस। तो पहली बात क्या हो गई, 6 स्टेजेस हो गई। सबसे पहली स्टेज जो होती है एग। फिश सबसे पहले एग देगी, अंडा देगी, उसको हम फर्स्ट स्टेज बोलेंगे। एग से निकलती है लार्वी, और लार्वी को हैचलिंग भी कहा जाता है। लार्वी या फिर हैचलिंग इसको कह सकते हैं, ठीक है। हैचलिंग की खास बात होती है उसका यॉक शेक। ये एग है, एग से क्या निकला, लार्वी या हैचलिंग, इसमें प्रेजेंट होगा यॉक शेक। और ये यॉक शेक किस काम के आएगा, यॉक शेक। ये क्या होता है कि जब एग से लार्वी निकलेगा तो लार्वी का माउथ मुंह नहीं होता। मुंह नहीं है तो भाई खाना कैसे लेगा, उसके लिए इसके पास होता है न्यूट्रिशन यॉक शेक, जिससे न्यूट्रिशन डिवाइड करता है 2 से 3 दिनों के लिए। 2 से 3 दिन के बाद ये थोड़ा बड़ा होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्राई में। ये कन्वर्ट होता है थोड़ा थोड़ा फ्राई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें इसका माउथ फॉर्मेशन हो चुका है। अब माउथ फॉर्मेशन हो गया तो ये प्लैंकटन से फीड करना स्टार्ट करता है। फ्राई की बात अगर हम बात करें तो अब फाइनली आपको फिश जैसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फाइनली जो है ये फिंगरलिंग में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले एग, एग के बाद आ गया आपका लार्वी, लार्वी के बाद फ्राई, फ्राई के बाद फिंगरलिंग। फिंगरलिंग मतलब फिंगर जितनी बड़ी फिश यहाँ पे हो चुकी है। फाइनली इसका फिश जैसा साइज अटेंड हो गया। अब दिखेगा आपको कि फिश जैसे ही लगने लगी है। फिंगरलिंग के बाद आती है जुवेनाइल स्टेज, नंबर 5th इज जुवेनाइल स्टेज। और जुवेनाइल के बाद फाइनल स्टेज आएगी कौन सी, नंबर 6, जो होगी अडल्ट स्टेज। अडल्ट मतलब अब जो फिश है वो आपका कंप्लीटली रेडी है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो 6 स्टेजेस फिश के अंदर देखने को मिलती है। आपको एक और टर्म यहाँ देखने को मिलेगा जिसको हम जनरली स्पॉन कहते हैं। तो भाई स्पॉन का मतलब आप जनरली कई बार हम स्पॉनिंग से ये भी समझते हैं कि एग की बात की जा रही है, ठीक है। एग या फिर लार्वे के आसपास की स्टेजेस की बात की जा रही है, तो वो जनरली आपका स्पॉनिंग में आता है, ठीक है। तो ये कुछ फिश की 6 स्टेजेस होती हैं। अब हम बात करेंगे भाई कार्प की ब्रीडिंग के रिगार्डिंग। देखो कार्प्स के बारे में मैं आपको थोड़ा और आगे बताऊंगा, उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनका फीडिंग हैबिटेट क्या है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पर उससे पहले हम पढ़ेंगे भाई कार्प की ब्रीडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो भाई। कार्प्स की सबसे खास बात है कि वो कभी भी रुके हुए पानी में ब्रीडिंग या रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। अगर पानी रुका है, जैसे मान लो पॉन्ड है, तालाब है, तो तालाब में कार्प्स आप रख तो सकते हो, पाल तो सकते हो, बट उसमें ब्रीडिंग नहीं करेगी वो, ठीक है। ब्रीडिंग नहीं करेगी तो नेक्स्ट जनरेशन कहाँ से लेके आओगे, ठीक। तो सबसे पहली खास बात क्या है कि कार्प्स हमेशा रिवर में ब्रीड करती है या फिर बंस में ब्रीड करती है। बंस क्या होता है आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर इन दो जगह में ही कार्प्स जो है ब्रीड करेगी। कन्फाइंड या रुके पानी में ब्रीड नहीं करती। एक्सेप्शन है यहाँ पे एक कॉमन कार्प। कॉमन कार्प ऐसी कार्प है जो रुके हुए पानी में भी ब्रीडिंग कर जाती है। कार्प्स को चाहिए भाई फ्लोइंग वाटर, और फ्लोइंग में भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल फ्लोइंग वाटर, बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग वाटर उनको चाहिए, एकदम टर्बिड वाटर उनको चाहिए। तो जनरली ये मानसून में आपका इस तरीके की कंडीशन जनरेट होती है, बनती है। तो कार्प्स जो है वो मानसून में ब्रीड करना पसंद करते हैं। जनवरी मार्च की बारिश बोलो या जुलाई अगस्त मानसून की बारिश बोलो, तो यहाँ पे जो है कार्प्स का ब्रीडिंग सीजन रहता है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। फिर भाई आइडियल कंडीशन की बात करें तो टर्बिड वाटर है, टर्बिड रेडिश वाटर, जो बारिश के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पीएच आपका न्यूट्रल के आसपास रहेगा यहाँ पे। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वार्म वाटर फिश है, थोड़े नॉर्मल पानी में रहती है आपका। ये क्या है 28 डिग्री, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास का टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। इसके बाद देखो क्लीनिंग के लिए यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो जब हम फिश की डिसीजेस पढ़ते हैं, फिश की डिसीजेस मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उसका मैंने ऑलरेडी सेशन लिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपको देखना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब आप फिश की डिसीज पढ़ोगे कि कई जगह कैमिनोफोर और फॉर्मल्डिहाइड का जिक्र आपको जरूर मिलेगा। क्यों?
क्योंकि भाई हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमने छोटा सा पॉन्ड लिया, इसमें हम बार बार फिश को रख रहे हैं, फिर इससे निकाल के फिश को दूसरे पॉन्ड में रख रहे हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के इस पॉन्ड को हम बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर एक ऑपरेशन के बाद इस पॉन्ड को हम KMnO4 से क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं, ताकि जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाए, वो हमारी फिश को डिसीज कोज ना करें, ठीक है। और हर 5-6 ऑपरेशन के बाद हम लोग एक बार फॉर्मल्डिहाइड भी यूज करते हैं, ताकि और अच्छे से ये डिसइंफेक्ट हो जाए। तो KMnO4 और फॉर्मल्डिहाइड यूज किया जाता है आपके क्लीनिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। चलो, अब बंद ब्रीडिंग क्या हुआ, हमने कहा एक तो आपकी जो ये कार्प्स हैं ये रिवर में ब्रीड करेंगी, पर रिवर के अलावा ये बंस में भी ब्रीड करते हैं ना। व्हाट इज बंद? देखिए, सबसे पहले बंगाल के एक आदमी ने एक चीज़ को नोटिस किया। पहले दिक्कत क्या थी भाई, कार्प्स के एग वगैरह अगर आपको कलेक्ट करने हैं तो आपको जाना पड़ेगा नदियों में, और नदियों से उसके अंडे वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। बट वही बात है भाई, नदियों में उसका एग ढूंढना, उनको पकड़ना कितना मुश्किल काम है, और ज़रूरी नहीं कि कार्प्स के अंडे आएंगे, उसके साथ किसी भी फिश के एग आ सकते हैं, ठीक है। तो एक आदमी को क्या मिला, उसने देखा कि भाई एक जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा है। पानी क्यों इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि आसपास का एरिया थोड़ा ऊपर ऊंची जगह पे, तो ऊंची जगह से पानी आके बार बार यहाँ पे भर जा रहा है, ठीक है। उसने देखा जब आपका यहाँ पे मानसून कंडीशन थी, ठीक है, जब बारिश वाली कंडीशन थी, तो क्या हुआ, पानी तो अगल बगल से आके भर गया, बट एक जगह से पानी निकल रहा था, ठीक है। ये जगह जो है थोड़ी सेलो है, वो ज़्यादा गहरी नहीं है, ये जगह क्या है, थोड़ी सेलो है, ठीक है। उसने देखा कि भाई सेलो जगह पे जो कार्प्स हैं वो ब्रीडिंग कर रही हैं, ठीक है। तो ये फायदा हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको नदी जितनी दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, मानसून के टाइम पे कार्प्स को लाके इस जगह पे रखो, और कार्प्स क्या करेंगी, ब्रीड कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर जैसी कंडीशन थोड़ी सी जनरेट हो रही है कि भाई पानी यहाँ से आ रहा है, भर रहा है इसमें, और थोड़ा जो है सेलो जगह है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी जो है बाहर भी निकल रहा है। तो ये जो सेलो जगह है इसको अपन बोलते हैं मोन्स। वो ज़्यादा गहरी नहीं है तो सेलो बोल दिया, इसको मोन्स बोलते हैं, जहाँ पे कार्प्स क्या करती हैं, ब्रीड करती हैं, ठीक है। तो इसी को बोला गया बंद, इसी को बोला गया, या फिर इसको आप वेट बंद भी कहते हो। दिस इज नोन एज व्हाट, वेट बंद इसको कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब एक और बात ध्यान में रखना है यहाँ पे, ये आपका पेरिनियल होता है। जो वेट बंद की हम बात करें, दीज आर पेरिनियल। जब बारिश खत्म होगी तो ये आपको सूखेगा, पर पूरा नहीं सूखेगा आपका, मतलब थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि पानी थोड़ा कम हो गया, ठीक है। और जहाँ गहरी जगह है, मतलब जो इसका गहरा जगह है, वहीं पे पानी भरा होगा सूखी कंडीशन में, वहीं पे यहाँ पे कार्प्स आपकी जो है वो रहेंगी। और जब बारिश का सीजन आएगा वापस से पानी भरेगा, फिर कार्प्स यहाँ पे आके ब्रीडिंग करेगी। तो इसको हम बोलेंगे वेट बंद, जो कि आपका क्या है, नेचुरल है, हमने नहीं बनाया, नेचुरली था, और ये पेरिनियल होगा, ठीक है। पर वही पता है भाई हम लोग कितने चालाक हैं इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। तो आपका एक और होता है आर्टिफिशियल, जिसको हम बनाते हैं, जिसको हम ड्राई बंस भी कहते हैं। वेट बंद तो नेचुरल था, अब क्या होता है, ड्राई बंद होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी इसी तरीके से क्या हुआ है, अगल बगल का एरिया थोड़ा ऊपर किया गया है, जहाँ से पानी आके क्या करे, यहाँ पे भर जाए, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह हमने बनाए हुए हैं, यहाँ पे आपके छोटे छोटे पॉन्ड हैं जहाँ पे आप कार्प्स वगैरह रखते हो, ठीक है। जैसी मानसून सीजन आएगा, अगल बगल से आके यहाँ पानी भरेगा, तब आप कार्प्स को यहाँ छोड़ दोगे। क्यों छोड़ोगे? ताकि कार्प्स यहाँ पे जो है ब्रीडिंग कर पाए, ठीक है। और जैसे ही आपका मानसून खत्म हुआ, कार्प्स की ब्रीडिंग का टाइम ओवर हुआ, आप कार्प्स को वापस लाके अपने उन पॉन्ड्स में रख लोगे और इस जगह को सूखने दोगे। तो कुल मिला के दिस इज सीजनल इन नेचर। आपका वेट बंद में हमेशा पानी रहता है, वाटर बॉडी है वो भी आपकी एक, जहाँ हमेशा पानी होगा, पर ड्राई बंद आपके सूख जाते हैं। यहाँ पे अब आप और कुछ कर सकते हो, फिर मानसून आएगा, फिर वापस से आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वेल मैनेज्ड होता है, हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपर ध्यान से करी जाती है कि पानी कितना आ रहा है, पानी एक्स्ट्रा हो गया तो उसको निकालना है कि नहीं निकालना, ठीक है। हर चीज़ के लिए यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें रखी जाती है, तो इसको अपन वेट बंस भी कह देते हैं। तो ठीक है, बात हो गई हमारी कि वेट बंस क्या होता है, और हमारी बात हो गई कि ड्राई बंस क्या होता है। ड्राई बंस क्या है, आपके सीजनल मैन मेड होते हैं और वेल डिजाइन किए होते हैं, क्योंकि भाई पता है आपको क्या है ये, ठीक है, मैन मेड है। अब देखो एक तरीका और है, अब हमने कहा भाई कार्प्स में ब्रीडिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो एक और तरीका है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ कार्प। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग मतलब भाई गैमेट्स रिलीज करना सारा हार्मोन्स का खेल है। हम बात करें इंसान की, हम बात करें जानवरों की, या हम बात करें मछलियों की, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको हमारे अंदर भी देखने को मिलेगा, हमारे मतलब आपके अंदर, और सेम प्रोसेस आपको जानवरों में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या होता है ये रिफिस, ठीक है, ये कार्प, ये कार्प का दिमाग, ठीक है। इसके दिमाग में एक ग्लैंड होता है, एक ऑर्गन होता है, जिसको अपन कहते हैं क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दो हार्मोन बनाता है, एक को अपन बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक को हम बोलेंगे फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये दो हार्मोन बनाता है, ठीक, बना दिए दो हार्मोन। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन्स को रिलीज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो हार्मोन बनाए, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन को रिलीज करेगा,
वैसे ही फिश अपने गैमेट्स को रिलीज कर देगी। ये हार्मोन वो हैं जो सिग्नल देंगे फिश को कि भाई गैमेट्स को रिलीज कर दो, ठीक है। इन हार्मोन्स को गोनेडोट्रोफिन्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? गोनेडोट्रोफिन। किस काम के आ रहे हैं? गैमेट रिलीज कराने के काम आ रहे हैं, ठीक है। बट पिट्यूटरी अपनी मर्जी से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेगा, इसको सिग्नल आएगा। और सिग्नल कौन देगा? इसको सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस भी एक हार्मोन बनाएगा, ये आपसे एफओ में पूछा है एक बार। जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या हुआ? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो गोनेडोट्रोफिन पिट्यूटरी ने बनाया उसको रिलीज कराने के लिए हार्मोन कौन देगा? हाइपोथैलेमस देगा। जैसी जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचा वैसी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? गोनेडोट्रोफिन या इन हार्मोन्स को रिलीज करेगा और फिर गैमेट्स को रिलीज कर देगी। अब ये भी नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अभी तो कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। बट वही बात है कि नेचुरल का फायदा उठा के हम लोग उस चीज को फिर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या किया। अब फिश का ये जब कहानी सारी पता चल गई तो फिश के ब्रेन में, उसके दिमाग में होल किया गया। ड्रिल करते हैं फिश के ब्रेन को या फिर फिश को कट कर लेते हैं, ठीक है। उसको काट दिया और उससे पिट्यूटरी के जो भी आपकी मतलब मैच्योर फिश है जो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है उस फिश को काटा, उससे इस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाला और इसको अल्कोहल में प्रिजर्व कर लिया। ये याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रिजर्व किस में करेंगे? अल्कोहल में करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में क्या करते हैं? इसके इंजेक्शन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इंजेक्शन बना लेंगे। और जब भी हमें फिश को ब्रीडिंग करानी होगी तो हम उसमें ये इंजेक्शन लगाएंगे। और इंजेक्शन लगाया मतलब सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड का इंजेक्शन लगाया और फिश सीधा अपने गैमेट्स को 1-2 घंटे के बाद रिलीज कर देती है। तो ये इंड्यूस ब्रीडिंग इसको कहा जाता है। और इस टेक्निक को अपन बोलते हैं हाइपोफाइजेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या लगा दिए? इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका हाइपोफाइजेशन में ये टेक्निक काम आती है, ठीक है। तो पहला क्या इंड्यूस ब्रीडिंग में? हाइपोफाइजेशन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंजेक्शन बना दिए। सेकंड आपका होता है जीएनआरएच बेस्ड एनालॉग्स, ठीक है। समझो क्या है, ये भी बड़ा आसान सा है, ये तो एक समझ में आ गया। दूसरी बात जीएनआरएच, देखो जीएनआरएच क्या कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज करा रहा है। अब जीएनआरएच से मिलती जुलती भी कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन ऐसी बना दी जो जीएनआरएच से मिलती जुलती है, उसका एनालॉग है। एनालॉग मतलब एकदम सेम टू सेम जीएनआरएच जैसे उसका काम होता है वैसे ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो अगर हम ऐसी ड्रग्स फिश को फीड करा दें या फिश को दे दें, ऐसा ड्रग दे दें जो जीएनआरएच जैसे बिल्कुल सिमिलर है, तो ये भी सेम काम करेगा जीएनआरएच जैसा। क्या काम करेगा? ये सिग्नल दे देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई हार्मोन्स को रिलीज कर दो। तो जीएनआरएच बेस्ट एनालॉग भी यूज किए जाते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जो फिश में हाइपोफाइजेशन या इंड्यूस ब्रीडिंग में काम आते हैं। एक हाइपोफाइजेशन हो गया, दूसरा आपका जीएनआरएच बेस्ड इंड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये 2 बात हो गई जो आपके इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ कार्प्स में आता है, ठीक है। अब भाई बात करेंगे कार्प्स की। कार्प्स ब्रूड किसकी बात करेंगे? अब अपन बात करेंगे कार्प्स ब्रूड की। अब ना व्हाट इज ब्रूड? देखो ब्रूड भी इंपॉर्टेंट है। ब्रूड मतलब होता है कार्प्स के मदर पेरेंट या कार्प्स के पेरेंट्स कह सकते हो। देखो हर मछली को हम लोग एज अ पेरेंट ट्रीट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि कई सारी मछली को हम क्या करते हैं, हमने रेज किया उनको, ठीक है। कार्प्स कितनी चलती है आपकी? 10 महीने, 11 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, फिर हम उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। बट जो कार्प्स हमको एज अ पेरेंट यूज़ करनी है, कि हमें जो नई कार्प्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, अब हमें अगले सीजन के लिए भी तो फिश चाहिए। तो अगर हमें अगले सीजन के लिए भी फिश चाहिए तो उसके लिए हम लोग उसके पेरेंट्स को अलग से ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्प्स को मैच्योर होने में 2 साल लगते हैं। मार्केट तो हम 1 साल में बेच देते हैं, पर सेक्सुअली मैच्योर होने में उसको पूरे 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। चलो तो भाई कार्प्स ब्रीड, अब कार्प्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम इसके ब्रूड या कार्प्स के पेरेंट जो उनको अलग से रेज करेंगे, तो उनके लिए आपने यहाँ से 0.2 से 0.5 हेक्टेयर के आसपास एरिया रख दिया। इतना एरिया पूछने के चांस कम रहते हैं थोड़ा। वाटर की डेप्थ 1 से 1.5 मीटर के आसपास रहती है और डेंसिटी 1500 kg पर हेक्टेयर के साथ रहेगी, ठीक है। चलो यहाँ से 2 साल से ऊपर की फिश को हम लोग जनरली रखेंगे, ठीक है। चलो वो तो आपसे पूछे ना पूछे पर ये जरूर पूछ सकता है प्रिंसिपल ब्रूड सिस्टम, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देना है, ठीक है। देखो जनरली ना कई सारी कार्प्स थोड़ा सा आपस में उनका मैनेजमेंट थोड़ा सिमिलर होता है, तो इसलिए कई सारी कार्प्स को एक साथ पाला जाता है, ठीक है। तो जनरली पॉलीकल्चर फॉलो होता है कि मोर देन 1 कार्प्स को एक साथ रखते हैं। तो इसमें एक सिस्टम है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ब्रूड सिस्टम, मतलब टोटल 5 फिश की स्पीसीज को या एक साथ रखा जाएगा, 5 फिश की स्पीसीज को। पर हमने क्या बोला? प्रिंसिपल ब्रूड सिस्टम। इन 5 में से कोई एक होगी, 1 2 रुको, ठीक है, 5 मैंने बोला, 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई एक होगी इन 5 में से जिसको हम 60% रखेंगे, ठीक है। बाकी सारी की सारी सिर्फ 10-10% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपसे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ब्रूड सिस्टम ऑफ पॉलीकल्चर में कितनी स्पीसीज लेंगे, 5 लेंगे। प्रिंसिपल स्पीसीज कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 60%, और बाकी सारी स्पीसीज 10-10% कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, जब मैं फिश को खाना देना होगा तो हम सिर्फ प्रिंसिपल वाली फिश को ही खाना देंगे, बाकी फिशेज को फूड नहीं देते। जो थोड़ा बहुत फूड बच जाएगा वो बाकी फिशेज को मिलेगा, या फिर जो पॉन्ड में ऑलरेडी प्लांट वगैरह ग्रो कर रहे हैं वो उन्हीं पे फीड करके काम चला लेती, तो फीड भी हमारा क्या होता है, बचता है काफ़ी। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल ब्रूड सिस्टम। चलो इसके बाद देखो ये सीफा। सीफा भाई बड़ी काम की चीज़ है, सीफा बड़ी काम की चीज़ है। सीफा कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। आपको अगले लेक्चर में मैं यही पढ़ाऊंगा कि आपके स्टेट फिश कैसे याद करनी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट अलग अलग, उनके नाम, आपके दोनों क्वेश्चन स्टेट फिश और इंस्टीट्यूट से, दोनों से आपकी पिछली बार एफओ में क्वेश्चन आया था। तो सीफा ने भाई कई सारी चीज़ बनाई है, जिसमें 2 चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है, और दोनों चीज़ें उसने ब्रूड्स के लिए बनाई है, मतलब फिश के पेरेंट्स के लिए बनाई है। एक हो गया सीफा ब्रूड। सीफा ब्रूड क्या है, ध्यान में रखना, डाइट है, जो स्पेशली किसके लिए बनी है, कार्ब्स के लिए, कार्ब्स के पेरेंट या ब्रूड्स के लिए बनी है। ठीक है, तो सीफा ब्रूड क्या है, डाइट है जो सीफा ने बनाई हुई है। ठीक है, उसके अलावा ब्रूड हेल्थ केयर। अब भाई इनका हेल्थ केयर मतलब 2 इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं या 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमको फिश के ब्रूड में देखने को मिलती है। एक होता है आर्जुलस स्पीसीज फिश लाइस डिसीज वाला, एक बार लेक्चर लगाना, वहाँ पे इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये एक्टोपैरासाइट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन दोनों से। ठीक है, एक्टोपैरासाइट है मतलब जो फिश है, ये फिश की क्या है, फिन है, और ये आप उसकी क्या है, टेल वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी फिन या इसकी गिल्स वगैरह में ये एक्टोपैरासाइट चिपक जाता है बाहर से, आपको दिखेगा ये बाहर से। ठीक है, मैंने सारी इमेजेस वगैरह लगाई हैं डिसीज वाले लेक्चर में, देखने एक बार। तो ये याद रखना कि आर्जुलस स्पीसीज जिसको फिश लाइस कहते हैं ये एक्टोपैरासाइट होगा, ये ध्यान में रखना है। और किसकी दिक्कत है, ये बाकी फिश में भी लगता है पर ब्रूड में ज़्यादा हार्म करता है। उसके अलावा एक होता है एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। कई बार फिश में बड़े बड़े छाले बनने लगते हैं, और कई बार ये छाले इतने बड़े होते हैं कि भाई फिश की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इन छालों से बचाने के लिए भी यहाँ पे सीफा ने एक और चीज़ बनाई है जिसका नाम क्या है, सीफेक्स। सीफेक्स क्या है, ड्रग है, किसके लिए, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल बन सकता है कि सीफेक्स ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ EUS। ठीक है, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। ठीक है, तो इतनी बात थोड़ा सा रखेंगे ध्यान में। तो सीफा ने 2 चीज़ बनाई, एक सीफा ब्रूड, दूसरा सीफेक्स। कार्ब ब्रूड हो गया। ठीक है, अब देखो जल्दी से 1-2 टर्म और समझ लो। कार्ब्स हेट्रोसेक्सुअल नेचर की हैं, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। कुछ फिश में आपको आगे पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में कि कुछ फिश ऐसी भी होती हैं जो सेम फिश में मेल, मतलब जो पैदा तो मेल होती हैं बाद में फीमेल हो जाती है। ठीक है, या फिर पैदा फीमेल होंगी बाद में मेल हो जाएंगी। हालांकि अब ये थोड़ा इंसानों में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो 2 टर्म है यहाँ पे, एक है मिल्टर, एक है मिल्ट। ठीक है, क्या है, एक मिल्टर है और एक मिल्ट है। जो फिश में भी मेल की बात कर रहे हैं अपन, अभी किसकी बात कर रहे हैं, मेल फिश की बात कर रहे हैं। जो फिश पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, मेल फिश जो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है उसको अपन बोलते हैं क्या, मिल्टर बोलते हैं। और राइप मेल फिश इज नोन एज मिल्टर। राइप मेल फिश मतलब जो रिप्रोडक्शन के लिए अब रेडी है, हो चुकी है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो फादर बनेगा वो आपका या मिल्टर हो गया, और उसके सेमन को क्या बोलेंगे, मिल्ट बोलेंगे। तो मिल्टर और मिल्ट का आपको मतलब पता होना चाहिए। उसके अलावा देखो जब फिश अपना सेमन रिलीज करेगी या मिल्ट रिलीज करेगी, तो भाई मिल्ट के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, और जैसे ही ये आपके वाटर में आएंगे वैसे ये एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे कि क्या होंगे, वाइबल हो जाएंगे या एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वाटर इनका क्या है, एक अच्छा एक्टिवेटर है, पर कुछ ही सेकंड के लिए आपके वाइबल होंगे। उतनी देर में फीमेल गैमेट से अगर मिल गई तो एक बन जाएगा, अगर नहीं मिले तो फिर इनका काम खत्म है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। मिल्टर, मिल्ट और वाटर जो है इसका क्या है, काफ़ी अच्छा एक्टिवेटर है। अब देखो 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे, एक होता है हापा और एक होती है हैचरी, इको टाइप हैचरी। ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, देखो बहुत सारे होते हैं। हैचरी आप खोलोगे ना, मैंने क्लास में 14-15 हैचरीज पढ़ाता हूँ, बट यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। ठीक है, हापा की बात कर लेते हैं। देखो हापा क्या है, समझ लो बस मॉस्किटो नेट है, मच्छरदानी तो दिख रही है, वही है आप एक तरीके से देखो, इस तरीके से हापा है। ठीक है, ये क्या है, हापा है। पूरा मान लो कि रेक्टेंगुलर मच्छरदानी जैसा ही एक बार के लिए मान लो। ठीक है, ऐसा हो गया, दिस इज हापा। हापा भाई बहुत कॉमनली यूज होता है, तो इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए व्हाट इज हापा। ठीक है, एक मच्छरदानी इस तरीके से नीचे से बंद है और चारों तरफ से क्या है, बंद है, ऊपर से खुली है। इसके अंदर एक छोटा हापा और होगा, इसके अंदर एक छोटा मॉस्किटो नेट और होगा। ठीक है, ये रहा वो छोटा वाला नेट, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, ये भी आपका क्या नेट ही है इस तरीके से। ठीक, अब बैम्बू वगैरह की हेल्प से इसको क्या करेंगे, पानी में ऊपर रख देंगे। ठीक है, मतलब पानी के ऊपर जैसे भी हमने मैनेज करना है कि नेट थोड़ा पानी के अंदर रहेगा आपका। ठीक है, अब देखो भाई क्या करती है, जो ऊपर वाला नेट है
यहाँ पे मेल और फीमेल फिश को लेके आए, इनको वही पिट्यूटरी ग्लैंड वाले इंजेक्शन लगाए और इस छापा में ऊपर वाले में डाल दिया। अब यहाँ पे ये ब्रीडिंग कर लेंगे, ब्रीडिंग करने के बाद यहाँ पे ये अपने अंडे या एग दे देंगे। इन्होंने छोटे छोटे एग दे दिए, ठीक है। अब जैसे ये अंडे फूटेंगे तो इनसे निकलेगा लार्वी, और लार्वी निकल के नीचे वाले नेट में कलेक्ट हो जाएगा। और जो अंडे थे या वेस्ट मटेरियल थे, ठीक है, या फिर जो बाकी पेरेंट वाली फिश थी वो सब ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर वाले को अपन ले जाएंगे, इन फिशेज को वापस इनके पॉन्ड में डाल देंगे, बाकी जो भी गंदगी इसमें है इसको क्लीन कर लेंगे। तो आपको ऊपर वाला नेट हमने क्लीन कर लिया, और जो नीचे वाला नेट है यहाँ पे लार्वी आ गए, ठीक है। अब इन लार्वी को क्या होंगे, थोड़े दिन के लिए हम इसी में बड़ा होने देंगे, उसके बाद इनको थोड़े और बड़े पॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो दिस इज नॉन एज हापा। तो जनरली जो हापा होता है इट इज डबल वॉल्ड हापा, ठीक है। ध्यान में रखना है क्या है, दिस इज अ डबल वॉल्ड हापा, डबल वॉल्ड हापा है ना, दो है ना, एक हापा ऊपर एक हापा नीचे हो गया, ठीक है। तो बैम्बू की वजह से ये सब हमने कर दिया, बाकी ठीक है ना, बाकी मैंने आपको ये सब बता दी। पर दिक्कत वही है कि उतना ज़्यादा वो नहीं है, ये क्या नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ये एग वगैरह के लिए, ठीक है। इसलिए इको टाइप हैचरी है, इसको चाइनीज टाइप हैचरी भी बोलते हैं, वो है जो आपका सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, जिसमें सक्सेस रेट भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। बट ये कि ये थोड़ा आसान है और बहुत सस्ता भी पड़ जाएगा आपको। अब देखो भाई, चाइनीज टाइप या इको हैचरी, इसी को जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। सर्कुलर सीमेंट पूल, अब भाई वही बात है, नेचुरल कंडीशन एक बार हमें पता चल गई तो उसका फायदा उठाने में हम कभी पीछे नहीं रहते। देखो भाई, अब इसमें देखो क्या क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका सर्कुलर सीमेंटेड पूल। एक पूल तो देखो ये अंदर है, अंदर वाला जो पूल है ये रिमूव भी हो जाता है, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। और एक क्या है आपका सीमेंटेड बाहर है, इस तरीके से बाहर है, ठीक है। अब देखो अंदर वाले में नीचे आपका क्या है, अंदर वाला पूरा सीमेंट का नहीं है, अंदर वाला ऊपर तो सीमेंट आपको दिख रहा होगा, पर नीचे इसमें नेट लगा हुआ है, नेट लगा है, ठीक है। क्या लगा है, नेट या मैश, इस तरीके से नेट लगा हुआ है नीचे, ठीक है। पूरा सर्कुलर में नेट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसमें आपका एग जो है, अंडे जो है फिश के इसमें डाले जाते हैं, अंडे जो है फिश के इसमें डाले जाते हैं, ठीक है। और जो पानी इसमें आएगा वो थोड़ा एक पर्टिकुलर एंगल पे आता है, 45 डिग्री, ये देख रहे हो, पानी जो इसमें छोड़ा जा रहा है वो 45 डिग्री एंगल पे छोड़ा जाता है। क्यों, ताकि जो वाटर है वो इसमें घूमे, घूमने से क्या होगा, घूमने से रिवर वाली कंडीशन जनरेट होगी। एक छोटी सी जगह पे अपन रिवर वाली कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से जनरेट कर सकते हैं इको टाइप हैचरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो कास्ट की अगर हम ब्रीडिंग कराना चाहेंगे तो वो भी आसान हो जाती है, उसके अलावा जो अंडे होंगे वो भी अच्छी तरीके से हैच कर जाते हैं। तो अंडे हमने यहाँ रखे हैं, अंडे हैच करने के बाद लार्वी निकलेगा, और जो लार्वी निकलता है वो भी आपके पानी में इस नेट से निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि भाई गोल गोल घूम रहा है ये, गोल गोल घूमने की वजह से एक प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ, तो जो भी आपके अंडे टूट के लार्वी निकलते जा रहे हैं वो सारे बाहर वाले टैंक में कलेक्ट होते जा रहे हैं। एक बार ये सब कुछ काम प्रॉपर हो जाए तो बीच वाला हटा लेते हैं, और बीच वाले में जो भी गंदगी वगैरह उसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। और ये पॉन्ड जो है हमारा लार्वी के लिए अपन रख देते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं इको टाइप हैचरी। हैचरी मतलब अंडे को हैच करने के लिए हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इको टाइप हैचरी बोलते हैं, और कॉमनली इसी को यूज किया जाता है। अब देख लो भाई जल्दी से फिश की फिन के रिगार्डिंग देख लो, फिश की कौन सी फिन कहाँ पे प्रेजेंट है। मैं आगे 1 मिनट में पानी लेके, और आप लोग जल्दी से इसको देखो। ठीक है भाई, तो देखो भाई फिश की फिन्स भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। फिश की फिन्स भी इंपॉर्टेंट है, और याद रखना, मैं कह रहा हूँ नोट्स वगैरह बना लो, A4 मेंस तक ही ये सेशन आपके पास रहने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे फिश की फिन्स समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो थोड़ा फिन से ही समझ में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिश की फिन की अगर अपन बात करें तो भाई पीछे की तरफ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको ये दिख रही होगी जिसको हम बोलते हैं डोर्सल फिन, जो फिश की ऊपर की तरफ है, ठीक है। क्या है, डोर्सल फिन जो फिश के ऊपर की तरफ है, ठीक है। और एक ये जो पीछे वाली फिन है इसको कॉडल फिन भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉडल फिन इसको कहते हैं, ठीक। ऊपर वाली डोर्सल फिन किस काम की आ रही है, ये टर्न होने के काम आ रही है। फिश को अगर अचानक से मुड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें ये हेल्प करेगी डोर्सल फिन। और कॉडल फिन किस किस काम की आएगी, पावर जनरेट करने के काम आएगी। फिश को आगे जो स्विम करना है उसके लिए पावर जनरेट कौन करेगा, कॉडल फिन, सबसे पीछे वाली फिन जो है उसको इसमें हेल्प करेगी, ठीक है।
ये दोनों की दोनों, उसके अलावा एक एनल फिन भी होती है नीचे की तरफ, ठीक है। ये तीनों की तीनों फिन क्या है, अनपेयर्ड है, सिंगल सिंगल ही प्रेजेंट है, ठीक। अब इसके अलावा दो फिन और हैं। एक होती है पेक्टोरल फिन, ये वाली जो इसके साइड में है, और एक होती है पेल्विक फिन। पेल्विक फिन आपकी थोड़ा नीचे की तरफ है, और ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है पेक्टोरल और पेल्विक से, क्या कि दीज आर पेयर्ड फिन्स। क्या है ये, पेयर्ड होंगे, ठीक है। अब मतलब पेल्विक आपको इधर से नहीं दिख रहा, पर इधर से आपको दिख रहा होगा कि पेल्विक भी क्या है, पेयर्ड फिन्स होती हैं, ठीक है। पेक्टोरल फिन आपके यहाँ पे क्या काम करने की आएगी भाई, पेक्टोरल फिन्स यहाँ पे काम आती है, एक तो बैलेंस बनाएगी पेक्टोरल फिन, बैलेंस, और दूसरा डेप्थ, डेप्थ मेंटेन करने के काम आती है। कैसे काम आती है भाई, समझ लो कि साइड में है, ये थोड़ा आपका जैसे आपकी बर्ड्स होती हैं, बर्ड उड़ती हैं पंखों से, तो ये इसके फिन जैसे ही समझ लो, मतलब इसके फेदर जैसे ही समझ लो आप, ठीक है। कि ये किस काम आएगी, उसको ऊपर ऊपर ही डेप्थ एडजस्ट करने में, कि ऊपर जाना है कि थोड़ा नीचे रहना है, ये काम आएगी कौन, पेक्टोरल फिन काम आएगी। उसके अलावा जो पेल्विक फिन है नीचे की तरफ, ये तो देखो कई बार फिश को रेस्ट या आराम करना होता है ना, तो पेल्विक फिन के ऊपर ही बैठ जाती है, थोड़ा रेस्ट कर लेती है, ठीक है। या फिर कई बार अगर वाटर का फ्लो तेज आ रहा है, तो पेल्विक फिन उसकी हेल्प करती है कि भाई फिश रोल ना कर जाए, ठीक है। फिश पानी के मूवमेंट के साथ रोल ना कर जाए, तो उसमें भी पेल्विक फिन का थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे आपकी लिखी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों की दोनों पेयर्ड फिन से, और पेक्टोरल फिन जो है आपका डेप्थ में भी हेल्प करता है, डेप्थ मेंटेन करने में, ठीक है। चलो इतनी सी बात होगी, देख लेना बाकी चीज़ें जो देखने का मन हो आपका। अब ये बात कर रहे हैं स्पॉनिंग बिहेवियर की। मैंने आपको वो स्पॉनिंग बिहेवियर मतलब इको हैचरी लिखा है ना, मतलब एक आपको इको हैचरी मैंने क्या बताया, इस तरीके से क्या है, आपका सर्कुलर टैंक है, सीमेंट का, इसे हमने सर्कल बनाया है। इसमें अपन वाटर लेंगे कितना, 45 डिग्री पे देंगे, क्यों, ताकि ये इस तरीके से वाटर जो इसमें घूमता रहे। वाटर घूमेगा तो रिवर जैसी कंडीशन जनरेट होगी, और कार्प्स का ब्रीडिंग करने का मन कर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि भाई फिश बस ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिश के अलग अलग मूवमेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अब ब्रीडिंग करती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ब्रीडिंग से पहले क्या जहाँ पे चलने वाले हैं, फिश के अलग अलग मूवमेंट चलने वाले, जिसको हम स्पॉनिंग बिहेवियर कह रहे हैं, कि फिश के गैमेट रिलीज करने से पहले का बिहेवियर क्या रहने वाला है। जैसे एक होता है हाइपोजाइन, हाइपोजाइन में मेल जो है वो फीमेल के नीचे नीचे मूव करता है, हाइपो मतलब नीचे की तरफ, फीमेल ऊपर मूव कर रही है, और मेल उसके नीचे नीचे क्या कर रहा है, साथ साथ उसके मूव करता हुआ जा रहा है। सब जाइन में क्या होगा आपका, ठीक है, उसको याद कर लेना, सिल्वर कार्प में देखने को मिलता है। सब जाइन में क्या होगा कि भाई फीमेल आगे आगे है और कई सारे मेल पीछे होते हैं। पॉली एंट्री वाली कंडीशन देखने को मिलती है कि कई सारी फीमेल जो है आपकी, मतलब एक फीमेल आगे जा रही है और 3-4 मेल जो है उसको पीछे से चेंज कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। लेट्रोजाइन में क्या होगा कि भाई यहाँ पे दोनों जो फिश हैं वो पैरेलल चलेंगी, एक दूसरे के साथ साथ चलेंगी, ठीक है। पहले में नीचे थी, ठीक है, दूसरे में पीछे थी, और तीसरे में साथ साथ मूव कर रही है। और चौथा होगा अनजाइन, ठीक है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, अनजाइन कभी मत बनना, ठीक है। अनजाइन में क्या है भाई, मेल अकेला मूव करेगा, कई बार मेल को स्ट्रेस होता है, ठीक है, जिस वजह से मेल आपका क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेल आपका पूरी जो हैचरी है उसमें बहुत फास्ट मूवमेंट शो करता है और इधर उधर घूमता रहता है। या ये भी हो सकता है कि फीमेल रिसेप्टिव नहीं है, अभी फीमेल रेडी नहीं है ब्रीडिंग के लिए, तो मेल जो है वो स्ट्रेस में क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है, तो उसको अपन अनजाइन कंडीशन भी कहते हैं। अन मतलब अन से मतलब सोलो या सिंगल, ठीक है। तो मेल यहाँ पे अकेला मूव कर रहा है, ठीक है। कई बार फीमेल भी होता है ऐसा कि फीमेल भी मूव करती है, मेल नहीं कर रहा होता, ठीक है, बट जनरली मेल के केस में देखने को मिलता है। अब देखो क्या होगा, ठीक है, चलो बिहेवियर तो इनके बड़े हो गए। अब मेन चीज़ है भाई गैमेट्स को रिलीज करना, ठीक है। उसके लिए ये क्या करते हैं, अपनी फिन्स को आपस में लॉक करते हैं गैमेट रिलीज करने से पहले। अब फिश में भाई फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब गैमेट्स को ये वाटर में रिलीज करते हैं, इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनके जहाँ से गैमेट रिलीज होंगे वो पोर्शन एकदम पास पास होने चाहिए, क्योंकि अगर वो दूर होंगे तो भाई एक गैमेट इधर गया, दूसरा गैमेट इधर गया। और अभी मैंने बोला कि भाई गैमेट कुछ सेकंड के लिए ही वाइबल हैं, अगर वो उतनी देर में फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक बन जाएगा, वरना गैमेट वेस्ट है, ठीक है। तो होता क्या है, इसके लिए फिश आपस में लॉकिंग करती है। जैसे पहला है पैक्ट्रोकोडल, पैक्ट्रोकोडल मतलब क्या हो गया आपका, पैक्ट्रोकोडल, ये देखो दिख रहे पैक्टोरल फिन, और ये पीछे वाली होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कोडल फिन, ठीक है। तो इनको आपस में लॉक कर लेगी, पैक्टोरल फिन को एक लॉक किया और कोडल फिन को लॉक किया, और फिर ये अपनी कोडल फिन्स को हिलाती हैं और गैमेट्स को एक साथ रिलीज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि गैमेट एकदम पास पास रिलीज होते जा रहे हैं, और गैमेट एकदम पास पास आते जा रहे हैं और एग यहाँ पे बनते जा रहे हैं। दूसरा देखो क्या है, डोर्सोकोडल। देखो डोर्सोकोडल में यहाँ पे क्या होता है, मेल थोड़ा छोटा होता है, डोर्सोकोडल में मेल छोटा होता है। मान लो ये मेल है, अगर मेल छोटा है तो भाई अपनी पैक्टोरल और कोडल फिन इसके साथ लॉक नहीं कर सकता, तो उस केस में मेल क्या करता है, इसके पीछे घूमता रहता है,
और ये आपका क्या करेगा, पीछे घूमेगा और यहाँ पे डोर्सो कॉडल, डोर्सो मतलब पीछे की तरफ आपका ये डोर्सल फिन होगी, ये कॉडल फिन होगी, यहाँ पे कहीं पे मेल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाई होते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये फिश यहाँ से गैमेट रिलीज करेगी और मेल भी यहीं कहीं पे गैमेट रिलीज करेगा, तो ये भी आपके फर्टिलाइजेशन ठीक ठाक होंगे, ठीक है। ध्यान थोड़ा ये भी देखना है आइसोलेटरल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इंटरलॉकिंग इस तरीके की नहीं होती, क्योंकि ये आपका तब होगा जब फिश का साइज क्या है, लार्ज, फिश बड़ी है, ठीक है। अगर फिश बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत भारी हो गई खा पी के, ठीक, तो फिश फिर ढंग से आप अपने फिन्स वगैरह को लॉक नहीं कर पाती। अब लॉक कर नहीं पाएगी फिन्स को वो, ठीक है, तो वो जो गैमेट रिलीज करती है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे गैमेट जो काफ़ी दूर रिलीज होते हैं, आपस में फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो 3 तरीके से आपको कॉर्डशिप लॉकिंग मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है कि स्पर्म दोनों के कहाँ गए, पानी में गए और वहीं पे वो फर्टिलाइज करेंगे और एग जो है बनेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या आते हैं फिश में, ये सारी चीज़ें हो गई। चलो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, यहाँ से आपके एफओ में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक सिंगल एग्जाम में ही 2 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आपके एफओ में बने थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल ये रहने वाला है। चलो थोड़ा सा और करते हैं आज का। देखो भाई, अब इंडियन मेजर कार्ब्स के अपन पूरी प्रॉपर बात करेंगे। अभी भी बात वैसे कार्ब्स की ही चल रही थी, बात कुछ और नहीं चल रही थी, बट अपन कार्ब्स का अब नाम वगैरह क्या है ये सब भी देखेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले होते हैं इंडिया में 3 हैं जो हम कहते हैं इंडियन मेजर कार्ब्स, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फिश में वो कार्ब्स का है, और कार्ब्स में भी लगभग 60% तक जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडियन मेजर कार्ब्स का है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर 3 है जो इंडियन मेजर कार्ब्स है, कौन कौन सी, कटला, रोहू एंड मृगल, कटला, रोहू एंड मृगल। तो पहले नाम याद करने आपको इनके साइंटिफिक, कौन कौन से, जिबेलियन कटला, ठीक है, पहले इसका नाम कटला कटला था, अब इसको जिबेलियन कटला भी कहा जाता है। रोहू का लेबियो रोहितो है, और आपका मृगल का क्या है, सी श्रीनस मृगल, ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या, तीसरी बात याद करो आप, फीडिंग जोन। देखो कटला मैंने सबसे ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि कटला जो है पानी में सबसे ऊपर की तरफ फीड करेगी, और सबसे ऊपर उसको क्या मिलेगा, प्लैंक्टॉन्स मिलेंगे, प्लैंक्टॉन्स में भी जू प्लैंक्टॉन्स, तो उन पे ये फीड करेगी, ठीक है। प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, प्लैंक्टॉन्स आपके वाटर सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट है, ठीक है। छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं या फिर छोटे छोटे क्रस्टेशन होते हैं जो जनरली वाटर के ऊपर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करते, ठीक है, तो उन पे ये फीड करेगी। उसके बाद क्या लिखा है, रोहू लिखा है, रोहू कॉलम फीडर है, कॉलम ये बोल दो या मिडल फीडर बोल दो, एक ही बात है, जो बीच की तरफ फीड करेगी। और अगर हम बात करते हैं मृगल की, तो मृगल सबसे नीचे फीड करेगी। अब भाई ध्यान देना, जितनी फिशेज सबसे नीचे बॉटम पे फीड करती हैं वो जनरली डेट्रीवोर्स होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि भाई डेड एंड डेट्रीवोर्स मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करती है, और डेड एंड डिकेइंग मैटर कहाँ होगा, नीचे की तरफ ही तो प्रेजेंट होगा, उसी पे ये फीड करती है, ठीक है। तो रोहू, कटला, रोहू, मृगल इसी सीक्वेंस में याद करना, क्योंकि इनके फीडिंग हैबिटेट और फीडिंग जोन दोनों आपको पता होने चाहिए, कौन कहाँ फीड करेगा। एक्जोटिक कार्प में भी सेम चीज़ है, ठीक है, आपको इसमें भी सीक्वेंस आपको याद करना है, क्या, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन मेजर कार्प्स का जो 3 है, उसके अलावा 3 एक्जोटिक कार्प्स भी हैं। इंडियन मेजर कार्प्स के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन 3 कार्प्स का होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ से देखो क्या आया हुआ है भाई, सिल्वर कार्प का नाम यहाँ पे याद रखना है आपको, पहला तो एच मोलिट्रिक्स, ठीक है। ग्रास कार्प का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या, सी आइडेला, और कॉमन कार्प का क्या हो गया, सिप्रिनस कार्पियो, ठीक है। बाकी पूरे नाम बोलना इनका मेरे लिए भी टफ है, ठीक है, तो देख लेना एक बार, ठीक है। सिल्वर कार्प मोलिट्रिक्स हो गया, ग्रास कार्प आइडेला हो गया, और कॉमन कार्प आपका कार्पियो हो गया। तो ये ध्यान रखना है पहली चीज़ आपको, ग्रास कार्प का नाम इज अ PYQ, आपसे एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है ग्रास कार्प के बारे में, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ है भाई, सिल्वर कार्प सबसे ऊपर फीड करती है। ग्रास कार्प की बात करें भाई, ग्रास कार्प आपका तीनों जगह फीड करेगी, इसकी ये खास बात है, ये आपका हर जगह फीड करती है, ऊपर भी फीड करेगी, मिडल में भी फीड करेगी और नीचे भी फीड करेगी। और कॉमन कार्प आपके फिर से सबसे नीचे फीड करती है, और नीचे फीड करेगी तो क्या है, डेट्रीवोर्स है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखनी है। ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प इन दोनों को सैनिटरी फिशेज भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों वीट पे फीड करती हैं, ठीक है। प्लैंक्टन्स पे तो करती है पर वीड्स पे भी फीड करती हैं, ठीक है। क्या आपका ग्रास कार्प का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक्वेटिक वीड्स खाती हैं, तो वीड्स को पॉन्ड वगैरह से क्या करती है, रिमूव करती हैं, तो इसलिए सिल्वर और ग्रास कार्प को सैनिटरी फिशेज भी कहा जाता है। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद कैसे करना ये भी बता दिया, बस एक बार सीक्वेंस और साइंटिफिक नेम याद कर लो, बाकी सब काम है आसान। देखो रोहू में एक चीज़ और लिखी है, फ्रिंज लिफ्ट, ये रोहू की खास बात है, उनका लिफ्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए उनको फ्रिंज लिफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। उसके अलावा भाई ये भी थोड़ा एक बार नज़र मार लेना, बाकी आपकी थोड़ी मीडियम और माइनर कार्प्स भी होती हैं, तो ये उन सब के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें आपके देखो एक और चीज़ है, फ्रिंज लिप्ड कार्प, एक आपकी अलग फ्रिंज लिप्ड कार्प भी होती है, एल फिम्ब्रिएटस, ठीक है। रोहू भी है जिसके पास फ्रिंज लिप्ड होते हैं, पर एक फ्रिंज लिप्ड कार्प अलग भी होती है जिसका नाम आपके यहाँ पे एल फिम्ब्रिटस है, ठीक है। उसके अलावा बाकी एक बार नाम में नज़र जरूर मार लेना आप लोग, ठीक है। चलो भाई
आ जाओ फिर। ये हम लोग आज का रखेंगे लास्ट, पर ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बात हो रही है कार्ब्स की, और जहाँ कार्ब्स की बात हुई वहाँ पे है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। देखो अब इसको मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की जितना हो सकता था, अब इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करो। अच्छा, देखो भाई सबसे पहले क्या होगा, अंडे होंगे, एक से क्या निकलेगा, लार्वी निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग लार्वी ले आए। लार्वी को हम डालेंगे नर्सरी पॉन्ड मैनेजमेंट, मतलब नर्सरी पॉन्ड में डालेंगे। ये हमने छोटा सा एक लार्वी के लिए पॉन्ड बनाया हुआ है, इसमें हम लार्वी को रिएयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जब लार्वी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम भाई उसके लिए जगह कम पड़ेगी तो हम उसको एक बड़े पॉन्ड में शिफ्ट करेंगे। वो और बड़ा हो जाएगा तब हम उसको फाइनल एक और बड़े पॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मेन पॉन्ड यहाँ पे रहने वाले हैं। सबसे पहले पॉन्ड में हम लोग लार्वी डालेंगे। ठीक है, चलो पॉन्ड समझ गए ना, तो बाकी समझ गए। ठीक है, पहले पॉन्ड में आपका क्या होगा, लार्वी जो है पहले पॉन्ड में, ठीक है, वो आपका 15 से 25 दिन तक रहेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा और ग्रो करके कन्वर्ट हो जाएगा फ्राई में। अभी भी छोटा ही है, इसलिए मैं वो लाइफ साइकिल स्टेजेस बता रहा था कि आपका फ्राई क्या होता है, ठीक है, फिंगरलिंग क्या होता है, क्योंकि वो यहाँ पे आता है काम। तो लार्वी हो गया, लार्वी का क्या है आपका, लार्वी के बाद यहाँ पे फ्राई बन गया। तो देखो भाई लार्वी के बारे में क्या क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। नर्सरी पॉन्ड में लार्वी से लेके फ्राई तक हम इसको रियर करेंगे, कितना, 15 से 25 दिन के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, लगभग लगभग 20 दिन 21 दिन के आसपास आप मान लो। ठीक है, 3 to 5 मिलियन स्पॉन पर हेक्टेयर, या फिर 3 से 5 मिलियन यानी 30 से 50 लाख के आसपास यहाँ पे छोटे छोटे से लार्वीज को डाला जाता है। ठीक है, इनको फीड क्या कराएंगे भाई, ग्राउंडनट ऑयल केक, राइस ब्रान वगैरह, ज़्यादातर जगह आपको सेम चीज़ फीड कराई जाएगी। बट जब ये छोटे होते हैं तो इनका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, 400 से 800% इनको फीड कराया जाएगा। अब ये छोटे थोड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े होने के बाद देखो भाई ये फ्राई बन चुके हैं। अब ये पहला पॉन्ड हो गया हमारा, पहले पॉन्ड में हमने क्या किया, लार्वी डाला और ये फ्राई निकला। ठीक है, ये फिश फ्राई नहीं है, ये कार्प फ्राई है। ठीक है, जिसको आप खाओगे नहीं अभी। अब क्या होगा, अब ये फ्राई को हम दूसरे बड़े पॉन्ड में डालेंगे और यहाँ से निकलेगा फिंगरलिंग। यहाँ से क्या निकलेगा, फिंगरलिंग निकलेगा, बना ही देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पॉन्ड, ये डाला ये निकाला। दूसरे पॉन्ड में क्या करेंगे, इसको डालेंगे और फिंगरलिंग निकालेंगे। अब फिंगरलिंग देखो आपको फाइनली फिश जैसा जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो डेंसिटी है वो बहुत छोटा था तो बहुत ज़्यादा डालना पड़ा। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो ये आपका सिर्फ 2 से 3 लाख के आसपास ही हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अलावा आपका फिंगरलिंग प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर खिलाना वही सब है, ग्राउंडनट मस्टर्ड वगैरह ऑयल केक खिलाना है यहाँ पे, और आपका 8 से 10% ऑफ बायोमास। ठीक है, ये कम होता जाता है आपका, जिस जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे परसेंटेज खिलाने का कम होता जाएगा। ठीक, और फिर फाइनली आपका इसको हम लोग डालेंगे सबसे बड़े पॉन्ड में, जिसको अपन कहते हैं क्या, ग्रो आउट पॉन्ड। यहाँ पे हम फिंगरलिंग को डालेंगे और जो आपकी कार्प मैच्योर हो जाएगी जब, तब उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, और इसको रिमूव करने के बाद फाइनली मार्केट में सेल कर दिया जाएगा। तो इसको ग्रो आउट कल्चर क्या होता है, ग्रो आउट पॉन्ड आपका फाइनल पॉन्ड है, जहाँ फिंगरलिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल मैच्योर कार्प्स बना रहे हैं, जिसको अपन हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल कर देंगे। ठीक है, तो इस पर आप नज़र एक बार मार लेना कि डेंसिटी वगैरह यहाँ पे क्या क्या रहने वाली है। और फीडिंग की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1 से लेके 3% के आसपास ही फीड कराया जाएगा। सर्वाइवल रेट भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जितना छोटे उतनी ज़्यादा उनके मरने के चांस होते हैं। जैसे पहले वाले में 30 से 40% लार्वी ही बचते हैं, दूसरे वाले में 60 से 70% बच जाते हैं, और तीसरे वाले में आपके 70 से 80% तक फिंगरलिंग जो है वो सर्वाइव कर जाएंगी। अब थोड़ा ये भी ध्यान में रखना कि भाई पॉलीकल्चर की जब बात करते हैं ना, तो आइडियली जो फिश हमें लेनी चाहिए वो हम लोग कितनी लेते हैं, 6 लेते हैं। जो मैंने 3 आपको इंडियन मेजर कास्ट बताई वो 3, और 3 एक्जोटिक कास्ट बताई वो 3 लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात क्या है कि सबका फीडिंग हैबिटेट अलग है, कुछ ऊपर फीड करेंगी, कुछ बीच में, और कुछ नीचे की तरफ फीड करेंगी। ठीक है, तो ये बात होगी आपका। तो आपका क्या हो गया, आइडियल रेशियो क्या है इनका, 1:1:1 का जो है आइडियल रेशियो रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, बाकी चीज़ थोड़ा बहुत जो लिखा है यहाँ पे आप देख लेना, पर मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। चलो अब भाई चलो एक दो और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे भी आपको एक एफओ का प्रीवियस ईयर PYQ दिख रहा होगा, महुआ ऑयल केक। महुआ ऑयल केक ये आपका सॉइल साइंस में भी पढ़ते हैं भाई। ठीक है, नॉन एडिबल ऑयल केक है, कैटल्स को खिलाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि भाई टॉक्सिक है, कैटल की डेथ भी हो सकती है। तो अब देखो भाई हमने तो वैसे मैं पहले ये पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट आपको चलो मैंने पहले कल्चर ही पढ़ा दिया। ठीक है, जितना ब्रीफ में हुआ उतना ब्रीफ में पढ़ाया, पर भाई वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी, उसको एक बार रीडिंग मार लेना। अब देखो अगर मैं पॉन्ड मैनेजमेंट की बात करूँ, मतलब हमें पॉन्ड बनाना है भाई, हम फिश को पहले रियर नहीं करेंगे, पहले हम पॉन्ड रेडी करेंगे, उसके बाद हम फिश को रियर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, पॉन्ड को वीड मैनेजमेंट, इसमें जो भी एक्स्ट्रा वीड वगैरह उन सबको रिमूव करना है। तो भाई वीड मैनेजमेंट के लिए या तो जो वीड वाली फिशेज हैं, ग्रास कार्प वगैरह, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इन फिशेज का यूज करेंगे जो वीड पे फीड करने वाले हैं। ठीक है, ग्रास कार्प पे, कॉमन कार्प भी कई बार क्या करती है, वीड्स को काटती रहती है, बार बार उसको भी च्यू करती रहती है, उसको बेकार करती हैं। ठीक है,
वीट, प्लांट वाली वीट तो चलो हमने एक बार के लिए रिमूव कर दी, हम लोग कुछ केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कई बार यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पॉन्ड है उसमें पहले से कुछ फिशेज रह रही होंगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये फिशेज प्रीडेटरी हो, जो हम फिश डालेंगे उसको खा जाएंगी, ठीक है। नहीं भी अगर खाती हैं तो ये वीड फिश हैं भाई, जो हमारी फिश है उसका न्यूट्रिशन वगैरह चुराएंगी। तो क्या करना पड़ेगा, इनको भी हमें हटाना पड़ेगा। अब या तो इसमें आप नेटिंग कर लो, सबसे बढ़िया नेटिंग मतलब जाल डाल के इसको निकालो, या पूरा पौंडी सुखा दो, इन सारी फिशेज को एक बार रिमूव कर दो। नहीं तो क्या करो, महुआ ऑयल केक, ये क्वेश्चन आया था कि महुआ ऑयल केक की प्रीडेटरी फिशेज को अगर पौंड से रिमूव कर रहे हैं तो क्या डालोगे, महुआ ऑयल केक डाला जाता है, ठीक है। इसमें सेपोनिन नाम का केमिकल होता है जो टॉक्सिक होता है और जो फिश को किल करेगा। इट इज अ पिस्टिसाइड। क्या है ये, पिस्टिसाइड है। पिस्टिसाइड वो केमिकल है जो फिश को किल करने के काम आएंगे। तो महुआ ऑयल केक की जब पेस्टिसाइड जो फिश को किल करने के काम आएगा। पर ध्यान रखना भाई, एक आध महीने पहले इसको डालना होगा आपको अपनी फिश को डालने से पहले, वरना ये आपकी फिश को भी किल कर देगा। उसको नहीं पता वीट फिश क्या है, आपकी फिश कौन सी है, ठीक है। तो ये टॉक्सिक होगा, इसको यहाँ डालेंगे और फिश को किल करेंगे। इसके अलावा डेयरी जूट पाउडर, इसमें भी होता है रोटिनॉन, इसको आप एंटोमोलॉजी में भी पढ़ते हो, इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज होता है। तो रोटिनॉन भी रोटिनॉन या डेयरी जूट पाउडर भी डाला जाता है, ये भी आपका क्या करेगा, फिशेज को किल करेगा। उसके अलावा कई बार ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी डाला जाता है, ठीक है। और फिर एक्वेटिक इंसेक्ट वगैरह कुछ होते हैं जैसे कि ब्लैक स्विमर वगैरह हैं, ठीक है। तो ब्लैक स्विमर आपका यहाँ पे थोड़ा खतरनाक है, जो लार्वी वगैरह, मतलब थोड़ा बड़ा सा इंसेक्ट है जो लार्वी वगैरह पे फीड करते हैं, उनको खा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा सोप वगैरह, ऑयल इमल्सन वगैरह डाल दो, डिटर्जेंट पाउडर डाल दो, ठीक है। तो एक्वेटिक इंसेक्ट के लिए जनरली इन्हीं चीज़ों का यूज किया जाता है। बस लास्ट स्लाइड है, ठीक है भाई। एक्वेटिक इंसेक्ट वाली बात समझ में आ गई, उसमें कुछ नहीं है, बस सोप वगैरह डाल दो। देखो ज़्यादातर इंसेक्ट ना वाटर के ऊपर रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है, और ये जो आपका सोप वगैरह है, डिटर्जेंट वगैरह, सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है। तो जो भी इंसेक्ट अपने अंडे वगैरह, जैसे मच्छर ही है, वो अपने अंडे वगैरह ऊपर देगा, तो मच्छर के लिए हम केरोसिन डालते हैं, क्यों, सरफेस टेंशन ब्रेक करेगा, तो इसके अंडे वगैरह डूब जाएंगे इसमें, या फिर मच्छर इसके ऊपर नहीं बैठ पाएगा अगर सरफेस टेंशन एक बार टूट गया, ठीक है। फालतू की स्टोरी है, अभी आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है सरफेस टेंशन क्या होता है। चलो भाई, एक लास्ट चीज बचती है, ग्रीन कर रखा है मतलब इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। भले आपको ये रटना पड़ेगा थोड़ा सा, पर इंपॉर्टेंट तो है। अब देखो फिश में पीएच भी बैलेंस करना पड़ेगा, फिश का पीएच भी हमें मेंटेन जो है थोड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए डाली जाएगी क्या, लाइम डाली जाएगी। 4.5 से 5 तक पीएच लाना है तो 2000 kg पर हेक्टेयर लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाएगा। लाइम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। 5 से 6.5 पीएच तक जाना है तो 1000 kg आपको लाइम पड़ेगी, ठीक है। 6.5 से 7.5 जाना है तो 500 पड़ेगी, 7.5 से 8.5 जाना है तो सिर्फ 200 पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, जितना कम पीएच है उतनी ही ज़्यादा लाइम डालनी पड़ेगी। जैसे जैसे पीएच बढ़ता जा रहा है लाइम आपका कम होता जा रहा है। तो भाई ये आप एक बार लिख लेना, 2000 1000 मतलब 2 से डिवाइड करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2000 1500 200 नील हो गया, तो उसको भी थोड़ा दिमाग में रखना। ग्रीन क्या है, ग्रीन मतलब समझ लो आपकी इंपॉर्टेंट है, लाइमिंग के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि भाई 4.5 से 5 अगर पीएच करना है पॉन्ड का तो कितने केजी लाइम पड़ेगी, 2000 kg पर हेक्टेयर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है आज का, और इसके साथ हम लोग करेंगे आज के टॉपिक को कंप्लीट, और फिर आएंगे अपन लोग टॉपिक नंबर, क्लास नंबर 3 में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया है। चलो एक लास्ट चीज़ बच रही है यहाँ पे। मान लो कि मैं आपको 2 फिशेज रख रहा हूँ, एक फिश ये है और दूसरी फिश ये है, ठीक है। अब देखो डायग्राम पे मत जाया करो, सीधा कॉन्सेप्ट पे जाओ, ये अब कुछ ज़्यादा अलग हो गई। मतलब दोनों फिश का जो साइज है वो एकदम सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम, बराबर रहेंगी। एक फिश ये रही आपकी, ये, और ये रही दूसरी फिश, दिस इज सेकंड फिश, ठीक है। दोनों का साइज मान लो एक बार के लिए क्या है, सेम है। एक बड़ी छोटी बन गई मुझसे, पर सेम साइज है, ठीक। अब देखो ये हर्बीवोर फिश है ऊपर वाली, जो घास फूस खाएगी, और नीचे वाली क्या है, कार्निवोर फिश है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर्बीवोर्स में डाइजेस्ट होने में, खाना डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगता है, और उनकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है। क्या होती है उनकी एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके जो एनस तक का पार्ट है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और ये आपके हर्बीवोर्स के केस में क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कार्निवोर्स, तो उनके केस में ये थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको, आपकी हर्बीवोर्स के केस में लंबी होगी, लंबी मतलब ऐसे घूम फिर के जाएगी, ये घूम फिर के जाएगी, ठीक। अगर मैं सेम साइज का लायन और सेम साइज की काऊ को एक साथ में रख दूं तो भाई काऊ की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लंबी होगी और लायन की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटी होगी, क्योंकि काऊ क्या है, हर्बीवोर है, और लायन क्या है, कार्निवोर है, ठीक है। तो सेम चीज़ फिश में भी देखने को मिलती है, ठीक है। इतनी बात हो गई। हाँ, अब देखो एक टर्म यहाँ पे मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव गट लेंथ, ठीक है। रिलेटिव गट लेंथ, गट मतलब
ये एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है। अब मान लो इसकी मैं एलिमेंट्री कैनाल बाहर निकालूं और खोल के रख दूं, ये रही इसकी एलिमेंट्री कैनाल। इसकी भी बाहर निकालूं, खोल के रख दूं, इसकी थोड़ी छोटी होगी तो ये रही, ठीक है। अब रिलेटिव गट लेंथ क्या हुआ? रिलेटिव गट लेंथ हुआ कि इसकी गट या एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या होगी, मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल मैंने बाहर निकाल के खोल दी, इसकी लेंथ क्या होगी डिवाइडेड बाय इस इसकी बॉडी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो आपका रिलेटिव गट लेंथ क्या हुआ कि इसकी गट की लेंथ कितनी इसकी बॉडी के कंपैरिजन में, दैट इज रिलेटिव गट लेंथ। और हर्बी वर्ग के केस में ये क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, 8 से 15 टाइम जो है उसकी आपकी उसकी एलिमेंट्री कैनाल उसकी बॉडी लेंथ से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना, ये हर्बी वर्स वाला ध्यान में रखना, बाकी आप चाहो तो मतलब पता होना चाहिए कि हर्बी वर्स में क्या है सबसे ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो भाई ये बात हुई आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। बता दिया मैंने आपको, नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ हम पढ़ेंगे भाई आपका ब्रैकिश वाटर फिशेज क्या होती हैं, ठीक है। आपका क्रस्टेशन में प्रॉन्स श्रिम्प्स क्या होते हैं, एक्टिव गियर्स क्या है, बोट्स वगैरह क्या है, सारी चीज़ें, स्टेट फिश क्या है, ठीक है। उसके अलावा बोट्स वगैरह क्या होते हैं, सारी फिशेज जो है हम लोग लास्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन सही में समझ आते हैं तो भाई दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, लाइक वगैरह भी कर दिया करो, कमेंट वगैरह भी किया करो, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन आए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।